एक लड़की ने अचानक मारमा एडीआई नाम की घातक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। सिर्फ एक वार में उसने सामने खड़े इंस्पेक्टर सनी शुक्ला को धड़ाम से जमीन पर गिरा दिया। जो बाकी पुलिस वाले यह नजारा देख रहे थे वे हैरान रह गए। अगले ही पल 4-5 सिपाही लाठियां लेकर उस लड़की की तरफ दौड़े। किसी ने उसके पीछे से दोनों हाथ जकड़ लिए, किसी ने उसके पैरों पर लाठी मारी। कुछ ही क्षण में वह भीड़ के बीच सड़क पर घुटनों के बल दबा दी गई। इतने ज्यादा पुलिस वाले थे कि उस अकेली लड़की को आखिर झुकना ही पड़ा। भीड़ में मोबाइल कैमरे उठे हुए थे। कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि यह साधारण दिखने वाली लड़की कौन है और उसने इंस्पेक्टर को इस तरह गिरा कैसे दिया। यह सब अचानक कैसे हो गया। इसे समझने के लिए इस पूरी कहानी को अंत तक सुनिए। और जो लोग पहली बार इस तरह की कहानी सुन रहे हैं उनसे बस इतना निवेदन है कि थोड़ा समय निकालकर पसंद का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी की असली शुरुआत उस शांत सुबह से होती है। शहर की पुरानी बस्ती में एक साधारण से घर में दिग्गजों की तरह थका हुआ लेकिन स्नेह से भरा आदमी जाग रहा था। उसका नाम दिनेश सक्सेना था। वह सरकारी दफ्तर से रिटायर हो चुका क्लर्क था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी चल बसी थी। तब से वह अपनी एकलौती बेटी को अकेले ही संभाल रहा था। दिनेश सक्सेना के लिए उसकी बेटी इशिता ही पूरी दुनिया थी। लोग अक्सर ताना मारते थे कि उसके घर में कोई बेटा नहीं है, पर वह हमेशा मुस्कुराकर कह देता था कि एक इशिता पूरे 10 बेटों के बराबर है। उस छोटे से घर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में दिनेश की पत्नी मुस्कुरा रही थी, दूसरी में नन्ही इशिता उसके कंधों पर बैठी थी। बरामदे में एक पुरानी सी स्कूटर और एक और ज्यादा पुरानी कार खड़ी रहती थी। उसका पेंट उतर चुका था, लेकिन दिनेश उसे अभी भी उतने ही प्यार से देखते थे जैसे वह कोई कीमती चीज हो। उस सुबह इशिता जल्दी उठ गई थी। उसने हल्के रंग का सलवार सूट पहना, बालों को एक साधारण छोटी में बांधा। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि यह किसी मध्यम वर्गीय घर की आम लड़की है। पड़ोस की आंटी उसे देखते ही बोली कि आज फिर कहीं इंटरव्यू के लिए जा रही हो क्या? इशिता ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दिनेश जानता था कि उसकी बेटी ने कितनी मेहनत करके अपने लिए अलग रास्ता चुना है, लेकिन पूरे मोहल्ले में अभी भी कोई नहीं जानता था कि इशिता सक्सेना अब जिले की एक तेजतर्रार पुलिस अधिकारी बन चुकी है। रसोई से चाय की महक आ रही थी। दिनेश ने स्टोव पर रखी केतली उतारी, 2 कपों में चाय डाली और बरामदे में आकर बैठ गए, जहां से पुरानी कार साफ साफ दिखाई देती थी। उन्होंने प्यार से कहा कि आज तेरी मां की बरसी है, तो सोच रहा हूं उसी कार से बाजार चलते हैं। उसी कार में तेरी मां बैठती थी। लगता है जैसे उसकी सांसें अभी भी उस सीट पर मौजूद हों। इशिता ने अपने पिता के चेहरे की झुर्रियों में छुपा हुआ दर्द देखा और धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। थोड़ी देर बाद दिनेश और इशिता घर से निकले। दिनेश धीमे कदमों से सीढ़ियां उतर रहे थे। इशिता ने उनका हाथ थाम रखा था। सड़क पर हल्की हलचल शुरू हो चुकी थी। सब्जी वालों की आवाजें गूंज रही थीं। दूर से ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था। दिनेश ने पुरानी कार का दरवाजा खोला। इशिता ने पहले उन्हें सीट पर बैठाया, फिर खुद सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। इंजन कई बार कोशिश करने के बाद आखिर चल पड़ा। कार धीरे धीरे मुख्य सड़क की ओर बढ़ने लगी। किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद इसी लड़की को सड़क पर पब्लिक के सामने पुलिस वाले जानवरों की तरह घसीट रहे होंगे। कार मुख्य सड़क पर आकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सुबह की भीड़ अब तेज होती जा रही थी। कहीं स्कूल की बसें थीं, कहीं दफ्तर के लिए भागते लोग। दिनेश सक्सेना उम्र की वजह से बहुत संभल कर ड्राइव कर रहे थे। उनके हाथ हल्का सा कांपते थे, इसलिए वे रफ्तार हमेशा कम ही रखते थे। इशिता बीच बीच में साइड मिरर देख लेती ताकि पिता को किसी तरह की घबराहट महसूस न हो। शहर से कुछ दूर निकलते ही सड़क थोड़ी सुनसान सी होने लगी। आगे बैरिकेड दिखाई दिए जिस पर सफेद रंग से ट्रैफिक पुलिस लिखा था। वहीं पास में एक बड़ा सा बोर्ड खड़ा था। चेक पोस्ट शब्द लाल रंग से चमक रहा था। 2-3 सिपाही सड़क के किनारे लगे तिरपाल के नीचे बैठे थे।
एक कोने में जीप खड़ी थी और बीच में एक मोटा सा इंसान खाकी वर्दी में पेट बाहर निकाले खड़ा था। वही इस चेक पोस्ट का असली मालिक था। उसका नाम इंस्पेक्टर सनी शुक्ला था। सनी शुक्ला की नजर हमेशा ऐसे ही लोगों पर रहती थी जो कमजोर दिखते हों, पुरानी गाड़ी चलाते हों या जिनके साथ कोई जाने पहचाने अफसर ना हो। जैसे ही उसने दूर से दिनेश की पुरानी कार को आते देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। उसके अनुभव ने तुरंत बता दिया कि यह कोई सीधा साधा बूढ़ा आदमी है, साथ में एक लड़की है, इनसे आसानी से पैसा निकाला जा सकता है। उसने हाथ में पकड़ी लाठी को हवा में घुमाया और बैरिकेड के पास आकर जोर से कार के सामने वाले हिस्से पर मारा। तेज आवाज हुई। दिनेश घबरा गए। उन्होंने तुरंत ब्रेक दबाया। कार झटके से रुकी और इंजन बंद हो गया। दिनेश ने घबराकर चाबी घुमाई, पर इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। इशिता ने शांति से पिता की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा कि वह घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर सनी शुक्ला भारी कदमों से कार की तरफ आया। उसने खिड़की से अंदर झांका। पहले उसकी नजर दिनेश पर पड़ी, जिनके माथे पर पसीना चमक रहा था। फिर उसने इशिता को देखा। साधारण कपड़े, बिना मेकअप, सिर झुकाए बैठी हुई। उसे लगा यह तो वही आम सी लड़की है जो हर गली मोहल्ले में मिल जाती है। न चेहरे पर कोई अकड़, न बातों में कोई तेजी। उसके मन में और भी लापरवाही आ गई। दिनेश ने झटपट सीट बेल्ट खोली और हाथ जोड़कर कहा कि वे बस बाजार तक जा रहे हैं। गाड़ी के सारे कागज पूरे हैं, वे चाहे तो देख सकते हैं। सनी ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा कि कागज बाद में देखे जाएंगे, पहले यह बताया जाए कि इतनी खटारा गाड़ी लेकर सड़क पर क्यों निकले हैं। शहर की शोभा खराब करने का इरादा है क्या? उसकी आवाज में हल्की सी गाली की करवाहट छुपी थी, जिसे वह सीधी भाषा में घोलकर इस्तेमाल करता था। दिनेश ने अपनी पुरानी फाइल गोद से उठाई और कागजों का पुलिंदा निकालकर खिड़की से बाहर बढ़ा दिया। उनकी उम्मीद थी कि कागज देखते ही मामला खत्म हो जाएगा, पर सनी शुक्ला कागज देखने नहीं, कुछ और देखने निकला था। उसने फाइल को हाथ से ऐसे झटका कि कागज हवा में उड़ते हुए सड़क की धूल में बिखर गए। दिनेश का दिल बैठ गया। वे तुरंत नीचे उतरे और झुक झुक कर कागज समेटने लगे। उनकी कमर सीधी करने में भी दर्द महसूस हो रहा था। यह सब कुछ इशिता कार के अंदर से चुपचाप देख रही थी। उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी में बंधने लगीं। वह जानती थी कि पिता की सबसे बड़ी कमजोरी उनका स्वाभिमान है, और आज वही स्वाभिमान धूल में पड़े कागजों के साथ कुचला जा रहा था। इंस्पेक्टर ने अब पास खड़े सिपाही विक्की दुबे की तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा कि जाओ, लड़की की भी अच्छी तरह जांच कर लो, कहीं यह लोग कुछ छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। विक्की ने अश्लील से लगने वाली मुस्कान दी और कार के दूसरी तरफ घूमने लगा। इसी पल हवा में कुछ अनकहा सा डर घुलने लगा, जिसकी असली कड़वाहट अगले कुछ मिनटों में सामने आने वाली थी। विक्की दुबे कार के दूसरी तरफ आया। उसने खिड़की के शीशे पर उंगलियां थपथपाईं। इशिता ने सिर थोड़ा उठाया। उसकी नजर सीधे विक्की की आंखों से मिली। उस नजर में अभी भी संयम था, पर कहीं भीतर हल्का सा गुस्सा भी झलक रहा था। विक्की ने दरवाजा खोलने का इशारा किया और खीसे निपोड़ते हुए बोला कि नीचे उतरकर बैग वगैरह की तलाशी दे दीजिए, वरना मामला लंबा हो जाएगा। उसके लहजे में कानून का सम्मान कम और ताकत का नशा ज्यादा था। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगा, जैसे हर पल का मजा ले रहा हो। इशिता ने गहरी सांस ली। वह समझ रही थी कि यह आदमी ड्यूटी से ज्यादा कुछ और सोच रहा है। वह दरवाजे की कुंडी पकड़कर बैठी रही। तभी दिनेश सक्सेना थोड़ा झुककर बोले कि वह कार से न उतरे, वह खुद ही सब समझा लेंगे। उनकी आवाज में डर भी था और बेटी को बचाने की जिद भी। जैसे ही विक्की ने दरवाजा थोड़ा और खींचा, दिनेश तेजी से उठे और कार के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने दोनों हथेलियां जोड़कर सनी शुक्ला की तरफ देखा और कहा कि कागज सब सही हैं। अगर कोई चालान बनता हो तो बना दीजिए, लेकिन लड़की से इस तरह बर्ताव न कीजिए। वह उनकी एकलौती बेटी है। ऐसे शब्द बोलते वक्त उनकी आंखें भीगने लगीं।
सनी शुक्ला को शायद पहली बार किसी ने इस लहजे में विनती करते देखा था। उसके भीतर की क्रूरता को मानो किसी ने कुचलने की कोशिश कर दी हो। वह तमतमा गया। उसने जोर से दिनेश का कॉलर पकड़ लिया और पास खींचते हुए बोला कि सड़क पर कानून वही है जो वह कहेगा। यहां किसी की बेटी और किसी का बाप मायने नहीं रखता। मायने रखता है जेब में कितना पैसा है। यह सुनकर इशिता के भीतर कुछ चटक सा गया। वह कार से बाहर निकलने ही वाली थी कि विक्की ने तेजी से दरवाजा खोल दिया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आधा कदम आगे बढ़कर ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे तलाशी के नाम पर उसके शरीर को छूने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर घिनौनी सी मुस्कान फैल गई। यह दृश्य दिनेश से देखा नहीं गया। अचानक उनके भीतर दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पूरी ताकत से विक्की को धक्का दिया। विक्की 2 कदम पीछे लड़खड़ाया। दिनेश की आवाज भर्रा गई। वह बोले कि दूर रहो मेरी बेटी से। तुम लोग यूनिफॉर्म पहनकर भी ऐसी हरकत कर रहे हो। उन्हें खुद यकीन नहीं आया कि उन्होंने पुलिस वाले को इस तरह धक्का दे दिया। सनी शुक्ला के लिए यह किसी गुनाह से कम नहीं था। उसने कॉलर छोड़ा और पूरी ताकत से दिनेश के सीने पर दोनों हाथों से धक्का मारा। उम्र और बीमारी के मारे कमजोर शरीर इतने जोर को सह नहीं पाए। दिनेश पीछे की तरफ लड़खड़ाए। उनका पैर एक कागज पर पड़ा जो अभी भी जमीन पर बिखरे थे। संतुलन बिगड़ा और वे जोर से गिर पड़े। उनके सिर ने सड़क के किनारे बनी पक्की पटरी से टक्कर खाई। एक हल्की सी कराह उनके होंठों से निकली और उन्होंने सीना पकड़ लिया। कुछ ही पलों में उनके माथे पर पसीना चमकने लगा। सांसें तेज तेज चलने लगीं, जैसे कोई पुराना इंजन बंद होने से पहले फड़फड़ा रहा हो। इशिता कार से बाहर दौड़ी। उसने झुककर पिता का सिर अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह बार बार उन्हें नाम लेकर पुकार रही थी, लेकिन दिनेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। यह पहला पल था जब इशिता को महसूस हुआ कि यहां सिर्फ अपमान नहीं, किसी की जान भी जा सकती है। इशिता ने अपने पिता को जमीन पर तड़पते देखा। उसकी सांसें जैसे गले में अटक गईं। कुछ सेकंड के लिए उसके आसपास की हर आवाज धीमी पड़ गई। दूर जाती कारों का शोर, लोगों की फुसफुसाहट, सब मानो धुंधला हो गया। बस एक तस्वीर साफ थी। सीने पर हाथ रखे दिनेश सक्सेना और उनके ऊपर झुककर गुर्राता हुआ इंस्पेक्टर सनी शुक्ला। उस पल इशिता के भीतर सालों की ट्रेनिंग जाग उठी। वह सिर्फ किसी दफ्तर में बैठने वाली अफसर नहीं थी। उसने पुलिस अकादमी में मार्शल आर्ट और मारमा विद्या की कठिन साधना की थी, जिन्हें आम लोग मारमा एडीआई के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का सिर धीरे से सड़क पर रखा और बहुत धीरे से उनकी आंखों पर हथेली फेरी। उसकी नजर अचानक ठंडी और कठोर हो गई। सनी शुक्ला अभी भी चिल्ला रहा था कि बूढ़े आदमी का नाटक वह रोज देखता है। उसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी देर में उठ बैठेगा। वह विक्की से कह रहा था कि इस बूढ़े को एक तरफ घसीट कर डाल और लड़की को पहले जीप में बैठा। तभी इशिता उठ खड़ी हुई। उसके कदम बेहद शांत थे। वह बिना कुछ कहे सनी की तरफ बढ़ने लगी। विक्की ने उसे रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर एक ही झटके में उसने उसका हाथ किनारे कर दिया। सनी ने हंसते हुए कहा कि अब बेटी आगे आ गई, चल तू भी रो ले, शायद दया आ जाए। उसके शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि इशिता ने एक गहरी सांस ली। उसके शरीर की सारी ताकत एक बिंदु पर सिमट गई। यह वही घातक मारमा बिंदु था जिसका इस्तेमाल वह कभी आम लोगों पर नहीं करती थी। पर आज उसके सामने कोई आम स्थिति नहीं थी। वह बिजली की तरह आगे बढ़ी और सनी के जबड़े और गर्दन के बीच के नाजुक हिस्से पर एक सटीक वार कर दिया। यह वही वार था जिसे अकादमी के प्रशिक्षक मारमा एडीआई का आखिरी दांव कहते थे। एक ही पल में सनी की आंखें फैल गईं। उसका शरीर कुछ सेकंड के लिए हवा में झूला सा लगा, जैसे किसी ने जमीन उसके पैरों के नीचे से खींच ली हो। फिर वह धड़ाम से पीछे गिर पड़ा। उसकी टोपी दूर जाकर लुढ़क गई और भारी शरीर धूल में लथपथ हो गया। आसपास खड़े लोगों के मुंह से हल्की सी दबी चीख निकली।
किसी ने सोचा भी नहीं था कि साधारण सी दिखने वाली यह लड़की इस तरह एक इंस्पेक्टर को गिरा देगी। दो सिपाही जो अभी तक तमाशा देख रहे थे होश में आए। उन्होंने लाठियां कसकर पकड़ी और चिल्लाते हुए इशिता की ओर दौड़ पड़े। एक ने पीछे से आकर उसके दोनों हाथ जकड़ लिए, दूसरे ने उसके पैरों के पास लाठी घुमाई। दर्द की तेज लहर उसके पैरों से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई, पर उसने आवाज नहीं निकाली। उसने दांत भींचकर खुद को जमीन पर टिकाए रखा। अब तक वहां मौजूद तीसरा सिपाही तुषार त्रिपाठी भी जीप से उतरा। वह आते ही इशिता के कंधे और पीठ पर 2-3 वार कर गया। इतने में सनी कुछ कराहता हुआ हिलने लगा। उसने दर्द से भरी आवाज में कहा कि इस लड़की को अभी के अभी हथकड़ी लगाओ, इसे थाने ले जाकर देखता हूं कि यह कितनी बहादुर है। विक्की और तुषार ने मिलकर इशिता के हाथ पीछे घुमाए। उसकी कलाई पर ठंडी धातु का कसाव महसूस हुआ। हथकड़ी की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज गई। उसने पीछे मुड़कर एक बार अपने पिता की तरफ देखा। दिनेश अब भी सड़क पर पड़े थे। उनकी सांसें तेज और टूटी हुई थीं। इशिता जोर से बोली कि उन्हें अस्पताल ले चलो, यह दिल के मरीज हैं, अगर देर हुई तो जान चली जाएगी। पर उसके शब्द हवा में ही खो गए। सनी ने गुर्राकर कहा कि पहले इन्हें थाने ले जाओ, फिर देखी जाएगी बीमारी। कुछ ही मिनटों में फैसला हो चुका था। दिनेश को 2 सिपाहियों ने बाहों से पकड़कर उठा लिया, जैसे कोई बोझा हो, और जीप की पिछली सीट पर पटक दिया। इशिता को धक्का देकर आगे की तरफ बैठाया गया। उसके हाथ अभी भी पीछे बंधे थे। जीप का दरवाजा जोर से बंद हुआ। बाहर खड़े कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, पर कोई आगे बढ़कर बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जीप के इंजन की घरघराहट के साथ यह दृश्य धीरे धीरे धूल में गुम होने लगा। पर उस धूल के पीछे एक कहानी अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। जीप थाने की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में धूल उड़ती जा रही थी। अंदर माहौल भारी था। आगे की सीट पर बैठी इशिता के हाथ पीछे बंधे थे। धातु की ठंडी बेड़ियां उसकी कलाई में गड़ रही थीं। फिर भी उसका ध्यान अपने दर्द पर नहीं था। उसका सिर बार बार पीछे की तरफ मुड़ रहा था, जहां पिछली सीट पर दिनेश सक्सेना लगभग बेहोश पड़े थे। उनके होंठों पर हल्की हल्की कराह थी। सांसें अनियमित थीं। हर सांस किसी जंग हारते योद्धा की आखिरी कोशिश जैसी लग रही थी। विक्की ने शीशे में देखते हुए हंसकर कहा कि लग रहा है बूढ़ा आज ही ऊपर जाने वाला है, और तू थाने में सड़ते सड़ते सीखेगी कि पुलिस से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। तुषार ने भी व्यंग्य से कहा कि दिल का मरीज है तो ज्यादा फिक्र मत कर, ऊपर वाले के पास अच्छा इलाज मिल जाएगा। उनकी हंसी जीप की घरघराहट में मिलकर अजीब सी ठंडक छोड़ रही थी। कुछ ही देर में जीप थाने के बड़े लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट खुला। अंदर धूल भरा आंगन था। एक तरफ टूटी कुर्सियां पड़ी थीं, दूसरी तरफ चाय वाले का स्टॉल था। जीप से उतरते ही सनी शुक्ला ने कराहते हुए गर्दन पकड़ी। उसका जबड़ा अब भी दर्द से धड़क रहा था। वह इशिता की तरफ घूर कर बोला कि अभी तो तूने एक वार किया है, अब मैं तुझे हर पल का हिसाब दूंगा। 2 सिपाहियों ने दिनेश को लगभग घसीटते हुए नीचे उतारा। उनकी चप्पल एक पैर से निकल गई। नंगे पैर जमीन पर घिसटने लगे। उन्हें थाने के भीतर के अंधेरे हिस्से की ओर ले जाया गया, जहां पीछे की तरफ छोटी छोटी लोहे की कोठरियां बनी थीं। वहां बदबू, नमी और पेशाब की मिलीजुली गंध थी। दीवारों पर कीचड़ के धब्बे और पुराने नाम उकेरे हुए थे। इशिता को भी धक्का देकर अंदर लाया गया। कोठरी का भारी दरवाजा खोला गया। पहले दिनेश को अंदर फेंकने की तरह बिठाया गया, फिर इशिता की हथकड़ी खोली गई और उसे भी उसी कोने में बैठने को कहा गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लोहे की सलाखों की खनखनाहट पूरे कमरे में गूंज गई। बाहर जाते जाते तुषार ने ताला घुमाया और मुस्कुराकर कहा कि अब जितना चाहे चिल्ला ले, यहां तक किसी की आवाज नहीं पहुंचती। अंदर घुटन भरी हवा थी। दिनेश का सिर घूम रहा था। वे बार बार अपने सीने पर हाथ रख रहे थे। इशिता ने घबराकर उन्हें सहारा दिया। वह सलाखों के पास गई और जोर से आवाज लगाने लगी कि कोई आए, पानी दे दे।
डॉक्टर बुला दे, कुछ तो कर दे। पर बाहरी कमरे में बैठे सिपाहियों ने कानों पर हाथ रख लिए, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। केवल पंखे की चरचराहट जवाब में लौट रही थी। करीब आधे घंटे बाद सनी शुक्ला वहां आया। उसके जबड़े पर अब पट्टी बंधी थी, आंखों में सूजन थी। वह लंगड़ाते हुए सलाखों के पास पहुंचा। अंदर झांककर उसने व्यंग्य से कहा कि बहुत बहादुर बन रही थी ना, अब दिखा तेरे मारमा वाले दांव किस काम आए। यहां कानून में हूं और मेरी मर्जी के बिना इस थाने से कोई पत्ता भी नहीं हिलता। आज से तेरी असली सजा शुरू होगी। इशिता ने खुद को संभालते हुए फिर भी शांत स्वर में कहा कि जो कुछ हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट ऊपर तक जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि तूने किसके साथ क्या किया है। सनी जोर से हंसा। दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया। फिर बोला कि ऊपर कौन आएगा, यहां तो तू ही ऊपर जाएगी। वह पास रखे मटके के पास गया, लोटे में पानी भरा। कुछ क्षण वह ऐसे ही खड़ा रहा, जैसे दया आ गई हो। फिर धीरे से लोटा उठाकर पूरी कोठरी के बाहर जमीन पर पानी उंडेल दिया। बूंद बूंद टपकती रही और अंदर बैठी बेटी की आंखों में आग और आंसू दोनों एक साथ चमकने लगे। बाहर की दुनिया में उस दिन की सारी बर्बरता सिर्फ थाने की दीवारों के भीतर नहीं रह गई थी। चौराहे पर खड़ी एक कॉलेज की लड़की प्रियंका श्रीवास्तव पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुकी थी। उसने वीडियो को कुछ तीखे शब्दों के साथ सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने उसे देख लिया। बूढ़े पिता को धक्का देना, बेटी को जानवरों की तरह घसीटना और फिर उसी बेटी का एक वार में इंस्पेक्टर को गिरा देना, यह सब देखकर लोग अंदर ही अंदर उबलने लगे। इसी बीच वह वीडियो शहर के एसपी नीरज त्रिपाठी के ऑफिस तक पहुंचा। उन्होंने स्क्रीन पर ध्यान से देखा। चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों उतर आए। उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी कि यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि वही इशिता सक्सेना है, जिसे हाल ही में जिले की नई एसीपी के रूप में पोस्ट किया गया था। नीरज के अंदर की नसें तड़प उठीं। उन्होंने तुरंत सदर थाने पर फोन किया और सख्त आवाज में हुक्म दिया कि एक भी कैदी को हाथ न लगाया जाए। वह खुद तुरंत वहां पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद थाने के बाहर सायरन की आवाज गूंजी। गेट पर पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुकीं। नीरज त्रिपाठी और महिला अधिकारी जूही दुबे तेजी से अंदर घुसे। वे सीधे उसी कोठरी की तरफ गए जहां दिनेश और इशिता बंद थे। ताला खोला गया। नीरज ने सम्मान से सिर झुकाकर इशिता से कहा कि अब आगे की कमान वह संभालेंगी। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सनी शुक्ला को समझ आने लगा कि उसने किसकी बेटी और किस अफसर के साथ यह सब किया है। वह लड़खड़ाता हुआ सलाखों के पास आया, घुटनों पर बैठ गया, हाथ जोड़कर रहम मांगने लगा। अभी कुछ देर पहले जो लड़की उसे आम और कमजोर लग रही थी, अब वहीं उसके लिए पूरे सिस्टम से बड़ी दिखाई दे रही थी, जिसने उसे जमीन पर गिराया था। अब वही उसके सामने अफसर बनकर खड़ी थी। उसके मन में बस एक ही डर था कि कहीं वह उसे पूरी तरह बर्बाद ना कर दे। लेकिन इशिता की आंखों में न घमंड था, न नरमी, सिर्फ साफ और कठोर सच था। उसने एसपी नीरज को इशारा किया। सनी शुक्ला, विक्की दुबे, तुषार त्रिपाठी, इन सब पर कड़ी धाराओं में केस दर्ज हुआ। जिन हथकड़ियों ने कुछ देर पहले पिता और बेटी की कलाई बांधी थी, अब वही हथकड़ियां इन वर्दी वालों के हाथों में छटक रही थीं। उसी जीप में उन्हें भरा गया जिसमें अभी अभी दिनेश को जानवरों की तरह पटका गया था। दिनेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि अब बड़ा खतरा टल चुका है। थोड़ी दवाएं और आराम उन्हें संभाल लेंगे। होश में आने पर उन्होंने अपनी एकलौती बेटी का हाथ पकड़ा, कमजोर आवाज में मुस्कुराए। उन्हें वह ताने याद आए जो लोग बरसों से देते थे कि उनके घर में बेटा नहीं, सिर्फ बेटी है। आज उन्हें लगा कि दुनिया के सारे ताने बेकार हैं। एक बेटी ने अकेले पूरे थाने, पूरे सिस्टम के सामने खड़े होकर अपने पिता की जान और उनकी इज्जत दोनों बचा ली थी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप होता है। कानून वर्दी और कुर्सी के लिए बनाया जाता है,
लेकिन कानून से बड़ा इंसाफ होता है, और इंसाफ से भी बड़ा अपने माता पिता का सम्मान होता है। हर बेटी और हर बेटे का पहला धर्म यही है कि वह अपने मां बाप की इज्जत और जान की रक्षा करे, चाहे सामने कितना भी बड़ा इंस्पेक्टर या अफसर क्यों ना खड़ा हो। अगर आपको यह कहानी सुनते वक्त कहीं भी गुस्सा, दर्द या गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक देकर जरूर बताइए। कमेंट में लिखिए कि आप अगली कहानी किस तरह की सुनना चाहते हैं, और अगर आप यहां तक जुड़े रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह की और कहानियां आप तक समय पर पहुंचती रहें।